नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। सियासत टीवी के खुसूसी प्रोग्राम खबर ख्याल में आपका खैर मकदम है। मैं मोहम्मद रियाज अहमद और मेरे साथी सैयद सज्जादुल हसनैन हमेशा की तरह आपके सामने अहम खबरें लिए हाजिर हुए हैं। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि हम जो खबरें आपके सामने पेश करते हैं वो कल के अखबार की सुर्खियाँ बनती हैं। न सिर्फ सुर्खियाँ बनती हैं बल्कि उन खबरों को इलेक्ट्रॉनिक मीडिया गैर मामूली अंदाज में नश्र करता है। इसी तरह सोशल मीडिया पर ये खबरें वायरल होती हैं। बहरहाल नाज़रीन, जहाँ तक खबरों का सवाल है तो आपको बता दें कि ऐसा लगता है कि मुल्क में फ़िरका परस्ती का एक जहर एक मनसूबाबंद अंदाज में घोला जा रहा है, साजिशें रची जा रही है और माहौल को प्रोपेगेंडा करने की पूरी कोशिशें हो रही है। और ये कोशिशें क्यों हो रही हैं आप भी अच्छी तरह जानते हैं। इक़्तिदार के जो दलाल हैं, इक़्तिदार पर जो कायम रहना चाहते हैं, जमे रहना चाहते हैं, वो इस तरह की हरकतें कर रहे हैं, इसमें दो राय नहीं है। और कौन कर रहा है ये भी अच्छी तरह आप जानते हैं, और क्यों कर रहा है ये भी अच्छी तरह जानते हैं, और उनके मकासद क्या हैं ये भी आप अच्छी तरह जानते हैं। और दिलचस्पी की बात यह है कि जो मुल्क में फ़िरका परस्ती फैला रहे हैं, जो ये फ़िरका परस्त दरिंदे हैं, अपना प्रोपेगेंडा अब किसी से खुफिया नहीं रखे हैं, बल्कि बरसरेआम वो बकवास भी करते हैं, अपने प्रोपेगेंडे का ऐलान भी करते हैं, अपने मंसूबों का ऐलान करते हैं, यानी एजेंडे को ज़ाहिर भी करते हैं। बहरहाल नाज़रीन, जहाँ तक सियासतदानों का सवाल है तो ऐसा लगता है कि बास पॉलिटिशियंस के दिमागी जो तवाज़ुन है वो बिगड़ चुके हैं। क्योंकि एक नॉर्मल आदमी जो होता है, जो मामूल के हिसाब से काम करता है, वो आपको बता दूं कि कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता, कभी शरपसंदी की बात नहीं कर सकता, और ना ही कभी हिंदुस्तान की तबाही व बर्बादी के मंसूबे बनाता है। तो आपको बताना है कि अगर इस तरह की हरकतें कोई करता है, बकवास कोई करता है, या जहर उगलने की कोशिश करता है, मुख्तलिफ मज़ाहिब के मानने वालों के दरमियान जहर उगलने की कोशिश करता है, नफ़रत पैदा करने की कोशिश करता है, तो उसका जहनी तवाज़ुन यकीनन ठीक नहीं है, बल्कि वो किसी न किसी नफ्सियाती बीमारी में मुब्तला है। ऐसे मरीज़ का जो नफ्सियाती बीमारी में मुब्तला है, जिसका जहनी तवाज़ुन ठीक नहीं है, फिर भी अपने आप को पॉलिटिशियन कहते हुए बड़े ओहदों पर फायज भी हो चुका है, तो इसका उस तरह के कायदीन का इलाज किया जाना ज़रूरी है। बहरहाल हम इस बारे में बाद में बात करेंगे, लेकिन आपको हम लिए चलते हैं उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ। लोग अब इन्हें योगी कहने से शर्मा रहे हैं, क्योंकि योगी जो होता है वो प्यार और मोहब्बत की बात करता है, उसको इक़्तिदार से, हुकूमत से कोई लेना देना नहीं होता है, और वो एक अलग अपना मुकाम बनाता है। लेकिन आप देखेंगे कि आदित्यनाथ तो वो योगी नहीं है, लेकिन इनका मुँह जब भी खुलता है तो नफ़रत के अल्फाज या नफ़रत का जहर, नफ़रत की बदबू वो ज़ाहिर होती है, ताफुन फैलता है। तो कहने का मतलब ये है कि योगी बदनाम हो गए हैं इस मामले में, और उन्होंने दूसरे योगियों को बदनाम कर दिया है। हालांकि दूसरे योगी ऐसे नहीं होते, अखिलेश यादव ने भी कहा है, और बहुत से जो हिंदुस्तान के सेक्युलर मिजाज को समझते हैं वो कहते हैं। तो बहरहाल अब योगी का एक बयान आया है, उन्होंने एक इंटरव्यू में, पॉडकास्ट में उन्होंने कहा है कि हिंदू महफूज हैं तो मुसलमान महफूज है। उन्होंने बांग्लादेश की मिसाल दी, पाकिस्तान की मिसाल दी, और कहा कि वहाँ हिंदुओं पर बहुत ज़्यादा मज़ालिम हो रहे हैं, और उन्होंने अखंड भारत की भी बात की। हालांकि उन्हें तारीख़ पढ़ना चाहिए। अखंड भारत का अगर सही तौर पर अमली नमूना पेश किया तो वो औरंगज़ेब अलैहिर्रहमा है, जिन्होंने अखंड भारत का एक तस्वुर को हकीकी शक्ल दी थी। तो बहरहाल योगी को अंदाज़ा नहीं है, और योगी ने इससे पहले आपको बता दूं कि 80 और 20 का बात की थी, और आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि हिंदुस्तान की 142 करोड़ आबादी में 80% हमारे हिंदू भाई हैं, और उनमें आप देखेंगे कि ब्राह्मणों की तादाद 3 से लेकर 5% है, यानी आला ज़ात की। तो बहरहाल आला ज़ात का इंसान आला और अदना में अगर कोई तकसीम करता है तो समझिए कि वो इंसान ही हमारी नज़र में नहीं होता। तो बहरहाल योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि अगर हिंदू महफूज है तो मुसलमान महफूज हैं। ये शर्म वाली बात है कि आपको ये सोचना चाहिए कि क्या योगी आदित्यनाथ में सोचने की सलाहियत ख़त्म हो गई है कि वो इस तरह की बातें कर रहे हैं। अरे भाई 80% है तो उनको ख़तरा कैसे होगा? अगर 80% है तो उनको तहफ़्फ़ुज़ की क्या ज़रूरत होगी, ये सोचने वाली बात है। जबकि आप देखेंगे कि उत्तर प्रदेश में मसाजिद को निशाना बनाया जा रहा है, मदारिस को निशाना बनाया जा रहा है, मुसलमानों को निशाना बनाया जा रहा है, औक़ाफ़ी जायदादों को निशाना बनाया जा रहा है। तो ये जो है ये फ़िरका परस्ती है, ये फ़िरका परस्तों की दरिंदगी है। तो ऐसे में योगी का ये कहना कि हिंदू महफूज है तो मुस्लिम महफूज है, तो मैं समझता हूँ कि एक खुली धमकी है, और इसके खिलाफ निफाज़ क़ानून की एजेंसी को कार्रवाई करनी चाहिए, अदालतों को भी तवज्जो देनी चाहिए। लेकिन कोई फ़ायदा नहीं है,
ना उनके खिलाफ कोई कार्रवाई होती है, ना अदालतें तवज्जो देती हैं। और अदालतें अगर कुछ कहती भी हैं तो अब ऐसा लगता है कि अदालतों की अहमियत ख़त्म हो गई है। इवन सुप्रीम कोर्ट ने इश्तियाल अंगेज़ बयानात व तकारीर करने वालों और लोगों को मजहबी खतूत पर तकसीम करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का हुक्म दिया था। लेकिन आज देखेंगे कि बीजेपी के तकरीबन एक रिपोर्ट आई है, तकरीबन 259 कायदीन ने इश्तियाल अंगेज़ तकारीर की है, इश्तियाल अंगेज़ बयानात किए हैं, लोगों में तफरक़ा पैदा किया है। तो बहरहाल ये खबर है उत्तर प्रदेश से। हम चलते हैं सज्जाद साहब के पास और पूछते हैं, सज्जाद साहब क्या अब पॉलिटिक्स में भी यानी फ़िरक़ा परस्त पागल और जुनूनियों की भरमार हो गई है? जी बिल्कुल, देखिए जिस तरह के जो है योगी आदित्यनाथ का इंटरव्यू आया है उससे जिस मतलब ये कि एक तो बीजेपी के एजेंडे का जो है पता लगता है। जी जी, मैं सुन रहा था इंटरव्यू उनका, उनके मतलब है कि जो नफ़रत उनकी ज़बान से निकल रही थी, बहुत अफसोस होता है। खुलेआम कह रहे हैं वो कि मथुरा में काशी विश्वनाथ का मंदिर बनेगा और दो टोक अंदाज में कह रहे हैं कि अगर मामला अदालत में नहीं होता तो वहाँ पे बहुत कुछ हो जाता, न जाने क्या क्या वहाँ पे हो जाता। मामला अदालत में है इसलिए हम खामोश हैं, इस तरह का कमेंट कर रहे हो। फिर उसके बाद वो कमेंट करते हैं कि यहाँ हिंदू महफूज हैं तो मुसलमान महफूज हैं, हिंदू सेफ़ हैं तो मुसलमान सेफ़ हैं। जब उनसे पूछा जाता है कि आखिर क्या ख़तरा है हिंदुओं को यहाँ पे, तो वो कहते हैं कि आप जो है बांग्लादेश में क्यों नहीं देखते, वहाँ किस तरह के हालात हैं, आपको अंदाज़ा नहीं है वहाँ पे किस बदतरीन जो है सूरत हाल का सामना है हिंदुओं को। आप पाकिस्तान की तरफ नहीं देखते, वहाँ पे किस बदतरीन सूरत हाल का हिंदुओं को सामना है। तो मतलब उनका ये कहना था कि वहाँ सेफ़ नहीं है, वहाँ सेफ़ नहीं है तो यहाँ मुसलमान क्यों सेफ़ हैं। जी जी, इनडायरेक्टली जो है वो यही जो है इंतबा देना चाहते थे कि हिंदू सेफ़ हैं तो मुसलमान सेफ़ हैं। मतलब एक ही ये बिल्कुल ढकी छुपी धमकी है। एक चीफ मिनिस्टर जो है इस तरह की अगर बात करेगा, मुल्क की सबसे बड़ी रियासत का चीफ मिनिस्टर अगर इस तरह की इश्तियाल अंगेज़ी करेगा तो इससे बड़ा अलमिया और क्या हो सकता है। ठीक है, आपने राहुल गांधी को जो है गाली दे दी, आपने कहा कि राहुल गांधी को अपने बाप से, अपने दादी से, अपने नाना से इतिहास पढ़ना चाहिए, और वो दावा करते हैं कि जो 60 साल में नेहरू गांधी ने नहीं किया वो 10 साल में मोदी ने कर दिखाया। वो ये दावा करते हैं कि हिंदुस्तान अब हिंदुस्तान बना है जब मोदी इख्तिदार में आए हैं। अब इससे बड़ा जो है अब हम क्या कह सकते हैं इस पर बताइए आप, कि मोदी के आने के बाद इंडिया इंडिया बना, मतलब 60 साल से तो इंडिया इंडिया ही नहीं था। तो ये जो प्रोपेगेंडा है, ये जो नफ़रत की जो है ये माहौल है। और एक जो है जो काबिल इतराज़ कमेंट उनका था वो ये था कि जब उनसे पूछा गया कि आखिर आप लोग कब तक जो है मस्जिदों को खोदने की कोशिश करते रहेंगे, तो उनका कहना था कि संभल में 54 मुकामात हैं जिसकी तलाश जारी है, और वो मुकामात हम जब तक हासिल नहीं कर लेते चैन से नहीं बैठेंगे। 54 मजहबी मकामात हैं उनका कहना था कि जिनकी तलाश जारी है, मतलब वो ये भी कह रहे हैं कि हम उनको तलाश कर रहे हैं और जब तक वो मकामात हम हासिल नहीं कर लेते चैन से नहीं बैठेंगे। अब जैसे कि मैंने अभी कहा कि काशी मथुरा यकीनन जो है मथुरा की जो है ईदगाह का मामला जो है अदालत में है, शाही जामिया मस्जिद का मामला अदालत में है। तो अब ये कहना कि मामला अदालत में है इसलिए हम खामोश हैं, तो किस किस्म की ताकत का आप इजहार करना चाहते हैं। आपको इख्तिदार मिल गया तो ऐसा मालूम होता है कि आप आपे से बाहर हो चुके हैं। आप खुलेआम धमकी दे रहे हैं जब आपसे कहा जाता है कि बुलडोज़र की जो है सियासत आप क्यों कर रहे हैं। जब उनसे ये सवाल पूछा जाता है तो वो कहते हैं कि जो जैसा है उसको उसी की ही ज़ुबान में जवाब देना चाहिए और हम उसको उसी की ज़बान में जवाब दे रहे हैं। किस ज़बान में आप जवाब दे रहे हैं, किस पे आप बुलडोज़र चलवा रहे हैं, गरीबों के घर तोड़ के जो है आप क्या ताकत अपने दिखा रहे हैं। तो मतलब एक है बुलडोज़र की भी जस्टिफाई, संभल की जामा मस्जिद पे जो हो रहा है वो भी उसकी भी जस्टिफाई, और जो है काशी मथुरा में जो हो रहा है उसको भी जस्टिफाई। यहाँ तक उन्होंने कह दिया है, आप सुनेंगे रियाज साहब तो आप हैरत करेंगे, ये बात तक उन्होंने कह दी है कि मुसलमानों को अपने पूर्वजों मतलब एक जो पुरखों के हिसाब से चलना होगा। इस मुल्क के मुसलमानों को
उनको इतिहास को समझना होगा, उनको अपने पुरखों के जो है, मतलब ये कि इनडायरेक्टली वो ये कहना चाहते हैं हिंदू से मुसलमान हुए। हाँ, बिल्कुल ये कहना चाहते हैं। तो ये जो शरंगेज़ी आज उन्होंने की है, ये बहुत अफसोसनाक है, काबिल गिरफ्त है। और इस सिलसिले में जो है, अगर वाकई इस मुल्क की अदलिया जो है इंसाफ पसंद है, तो इस सिलसिले में कार्रवाई होनी चाहिए। बहरहाल नाज़रीन, आपको बता दूं कि जहाँ तक अदलिया का सवाल है, जैसे कि सज्जाद साहब ने कहा है कि इंसाफ का तकाजा यही है कि इस तरह के अनासिर के ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाए और उन्हें एहसास दिलाया जाए कि जो तुम कर रहे हो वो हिंदुस्तान के लिए बहुत ही नुकसानदायक है, हिंदुस्तान की मईशत के लिए, हिंदुस्तान की गंगा जमनी तहज़ीब के लिए, मतनव्वु जो तहज़ीब हिंदुस्तान की है उसके लिए बहुत ही ख़तरनाक है ये। अगर उसको एहसास दिलाया जाए तो मैं समझता हूँ कि कुछ हालात सुधर सकते हैं। और ख़ास तौर पर बीजेपी कायदीन के तो मैं समझता हूँ कि जो फिरका वाराना हम मांगे, गंगा जमनी तहज़ीब है, हिंदुस्तान की अज़ीमुश्शान तहज़ीब है, उस सिलसिले में वर्कशॉप का इनेकाद किया जाना चाहिए उनके लिए। और इस तरह के जो फ़िरका परस्त ख़यालात रखते हैं, उन ख़यालात को बदलने के लिए उनको उस वर्कशॉप में खुसूसी तौर पर शामिल करना चाहिए। उन्हें बताना चाहिए कि तुम दूसरों को कहते हो कि अपने पुरखों की तारीख़ का जायज़ा लो, तो पहले तुम्हें हिंदुस्तान की तारीख़ का जायज़ा लाना होगा। हिंदुस्तान के जो चप्पे चप्पे में मोहब्बत पाई जाती थी, इंसानियत पाई जाती थी, उस इंसानियत को तुमने पामाल कर दिया है। तुम उसे मिटा रहे हो, उसका वजूद ख़त्म कर रहे हो, और जिसके नतीजे में हिंदुस्तान का वजूद ख़तरे में पड़ गया है। हिंदुस्तान बदनाम हो रहा है, हिंदुस्तान की छवि मुतासिर हो रही है, जबकि हिंदुस्तान एक अज़ीमुश्शान मुल्क है। हिंदुस्तान एक ऐसा मुल्क है, एक ऐसा गुलदस्ता है जिसमें भांत भांत और अनवा व अक़साम के फूल पाए जाते हैं, मुख्तलिफ फ्रेगरेंस यानी खुशबुएँ पाई जाती है, और तुम्हें अंदाज़ा ही नहीं है हिंदुस्तान की खूबसूरती का, उसके हुस्न का, उसकी अज़मत का। और तुम हिंदुस्तान की अज़मत को चार चांद लगाने की बजाय, हालांकि तुम्हें इक़्तिदार मिला है, तुम हिंदुस्तान की अज़मत को तार तार कर रहे हो, उसकी इस्मत को तार तार कर रहे हो, ये हम कह सकते हैं। आप नाज़रीन अच्छी तरह है जानते हैं कि जो सियासतदान अच्छा होता है, आप उसकी निशानियाँ, उसकी अलामतें ये हैं कि वो आवाम को महंगाई के बोझ से बचाता है, आवाम को फ़िरका परस्ती की दरिंदगी से बचाता है, दरिंदगी से बचाता है, और आवाम को तरक्की की राह पर गामज़न करता है। वो ये नहीं सोचता कि मजहबी खतूत पर आवाम को तकसीम किया जाए, जबकि ये आवाम को तो मजहबी खतूत पर तकसीम करना अगर किसी की आदत थी तो ये अंग्रेज़ थे, जिन्होंने हिंदुस्तान को डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी पर अपना गुलाम बना रखा था। और आज ये अनासिर, उनके जो तलबे चाटू थे, उनकी नस्ल जो है अब आज उसी तरह की कार्रवाई कर रही है और लोगों को मजहबी खतूत पर तकसीम कर रही है। तो बहरहाल ये तो आदित्यनाथ है, और आदित्यनाथ किस तरह की बातें करते हैं आप अच्छी तरह जानते हैं। बहरहाल उनकी भी एक वर्कशॉप में शिरकत ज़रूरी है, उन्हें हिंदुस्तान के इतिहास यानी तारीख़ से वाकिफ़ करवाना भी बहुत ज़रूरी है। अब अंदाज़ा कीजिए, फ़िरका परस्ती जहाँ पर भी जाती है अपनी गंदगी वहाँ ले जाती है, अपनी नहुसत वहाँ ले जाती है। तेलंगाना में ऐसा लगता है कि फ़िरका परस्तों का ज़ोर बढ़ते जा रहा है, और इस मामले में हम कह सकते हैं कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी तीसरी मरतबा जो मियाद के लिए वज़ीर-ए-आज़म बने हैं, बीजेपी को इक़्तिदार मिला है। हालांकि बीजेपी ने अपने बलबूते पर अक्सरियत हासिल नहीं की है, बल्कि उसे दो बेसाखियों की ज़रूरत है, एक चंद्रबाबू नायडू और दूसरे नीतीश कुमार, उस पर ये टिकी भी है। उसके बावजूद आपको बता दूं कि तेलंगाना के जो हालात हैं, वो पार्लिमानी इंतखाबात में बीजेपी को 8 पार्लिमानी नशस्तों पर कामयाबी के नतीजे में अब ऐसा लगता है कि बीजेपी तेलंगाना में अपने पर फैला रही है, अपने नहूसत के जो वो है कदम है वो आगे बढ़ा रही है। मैं नहूसत के कदम इसलिए कह रहा हूँ कि जो कोई फ़िरका परस्ती करेगा वो मनहूस है, जो कोई फ़िरका परस्ती का इज़हार करेगा वो पनूती जो कहते हैं वो है। और दूसरी अहम बात बता दूं कि तेलंगाना में फ़िरका परस्त दरिंदे अपनी सरगर्मियों को वसत दे रहे हैं। मिसाल के तौर पर आपको बता दूं कि विश्व हिंदू परिषद ही नहीं बल्कि RSS की जो ज़ैली तंजीमें हैं वो तेलंगाना में अपनी सरगर्मियों को बहुत तेज़ कर चुके हैं, और इस सिलसिले में निफाज कानून की एजेंसियों को फौरी नोट लेना चाहिए। ख़ास तौर पर मरकज़ में आपने जैसा कि मैंने कहा है कि तीसरी मियाद के लिए हुकूमत तश्कील दी है मोदी ने, तो उसके बाद से तो हालात बदलते नज़र आ रहे हैं। हाल ही में विश्व हिंदू परिषद ने संगारेड्डी में एक प्रोग्राम का इनेकाद किया, जिसमें 500 से ज़ायद कारकुनों ने शिरकत की, जिनका ताल्लुक बजरंग दल से था। और ये भी कहा जा रहा है कि उस तकरीब में, उस प्रोग्राम में उनमें त्रिशूल तकसीम किए गए, और हिंदू मज़हब के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हिंदू धर्म के तहफ़्फ़ुज़ का अहद भी लिया गया। आप अंदाज़ा कीजिए कि 80% आबादी, और उसके बाद आप ये कहते हैं कि हिंदुइज़म या सनातन धर्म ख़तरे में है। ये आपके एहसास से कमतरी है, और आपको अपने ही मज़हब पर भरोसा नहीं है, आपको अपने ही मज़हब पर यकीन नहीं है। आप
आप अपने मजहब को बदनाम कर रहे हैं, इसका मतलब ये है। तो सज्जाद साहब, आपको बता दूं कि सिटीजन फॉर जस्टिस एंड पीस जो ह्यूमन राइट्स वॉच है, एक वो है वॉच डॉग है, उसका कहना है कि ऐसे प्रोग्राम जो है वो नफरत पैदा करने का प्लेटफॉर्म है और तेलंगाना हुकूमत को इसके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। अब आप देखिए, त्रिशूल आप तकसीम करें, ठीक है, मजहब की आड़ में आप फिरका परस्ती फैला रहे हैं, कम अज़ कम निफाज कानून की एजेंसियों को तो होश के नाखून लेना चाहिए। बिल्कुल, देखिए सरकार को जो है इस सिलसिले में सख्त एक्शन लेने की ज़रूरत है। जिस तरीके के काम यहाँ पे हो रहे हैं, जैसे देखिए रियाज साहब, पहले यहाँ सिर्फ एक एमपी हुआ करता था, जी हाँ, अब अचानक 1 से 2 हो जाते हैं, 2 से अब हालिया इलेक्शन में 8 एमपी जीत के आए तेलंगाना जी से। जी यकीनन ये कान खड़े करने वाली बात है। जी हाँ, फिर हमने देखा कि जो है असेंबली इलेक्शन हुआ तो 8 बीजेपी के एमएलए हो गए, जी हाँ, 2 से 8 हो गए। वो भी जी जी, तो आप अंदाज़ा लगाइए कि किस तेज़ी से ये जो है अपने कदम यहाँ पे मजबूत कर रहे हैं, जमा रहे हैं। इसमें कोई शक नहीं कि एक यहाँ की जो रीजनल पार्टी है उसका भी बहुत अहम रोल है। वो मतलब एक है कांग्रेस से खुन्नस में, जी जी, जो आम ज़बान में अगर हम कहें तो कांग्रेस से जो गुस्सा था, कांग्रेस ने उनको इख्तिदार से निकाल फेंका, तो उस गुस्से में जो है उन्होंने जिस तरीके से बीजेपी को जो है सपोर्ट की है, दूसरे मानों में वो अपने ही पाँव पे कुल्हाड़ी मारने का काम कर रहे हैं। सीधी सी बात है कि आप एक की दुश्मनी में दूसरे को प्रमोट कर रहे हैं, तो वो क्यों जो है देख शिवसेना देखिए आप, 25 साल से साझेदारी थी शिवसेना और बीजेपी की, और किस तरीके से शिवसेना को ख़त्म करने के लिए बीजेपी ने साजिशें की। उनकी पार्टी को कमज़ोर किया गया, उनका निशान जो है मिटा दिया गया, उनको असेंबली में उनके ऑफिस को ख़त्म कर दिया गया, उनको सेक्रेटेरिएट में उनके ऑफिस को ख़त्म कर दिया गया, उनका जो पुराना इंतखाबी निशान था उसको ख़त्म कर दिया गया, और उद्धव ठाकरे ग्रुप को जिस तरीके से धीरे धीरे जो है किनारे किया गया है, उनकी पार्टी में गद्दार पैदा कर दिए। बिल्कुल आप अंदाज़ा लगाइए, उद्धव ठाकरे ने दो टोक अंदाज में कहा कि 25 साल से हमने दोस्ती की, तो 25 साल में इन्होंने सिर्फ़ और सिर्फ शिवसेना को ख़त्म करने की जो है साजिश रची है, और उस सिलसिले में उन्होंने जो हालिया दिनों में धोखा दिया है वो सबसे ज़्यादा अलमनाक पहलू है। बल्कि उन्होंने ये कहा कि हमने बीजेपी का छुपा चेहरा देख लिया है। तो यकीनन बीजेपी रीजनल पार्टियों को खा जाने की जो है दर पे है। बीजेपी चाहती है कि वो जिस तरीके से वो मेहनत कर रही है, आप तमिलनाडु में जाइए, मुसलसल उनकी कोशिशें जारी हैं, आप कर्नाटक में जाइए, मुसलसल कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, यहाँ जो है फिरका परस्ती छू के भी नहीं गुजरी थी। लेकिन आज यहाँ किस तरह के हालात बना दिए गए हैं, आप किस तरह से, मतलब ये कि वो किस मुनज़्ज़म साजिश के तहत उन रियासतों में, देखिए तेलुगु रियासत में, आप आंध्र प्रदेश में तो दूर दूर तक जो है ताल्लुक़ नहीं था बीजेपी का, लेकिन आज चंद्रबाबू नायडू का हाथ पकड़ के उन्होंने किस तरीके से जो है वहाँ पे अपने असर और रसूख को बढ़ाया है। तो ये सोचने की बात है कि जिस तरीके से यहाँ पे काम हो रहा है खामोशी के साथ, और जिस तरीके से मज़हब की आड़ में गुमराह किया जा रहा है। देखिए योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि मज़हब की आड़ में गुमराह किया जा रहा है मुसलमानों को। मुसलमानों को समझना चाहिए कि मज़हब की आड़ में उनको गुमराह किया जा रहा है। लेकिन यहाँ जो साजिशें रची जा रही हैं, यहाँ जो मज़हब के नाम पे जो है मज़हब की अफीम खिला के जिस तरह से लोगों को अंधा बनाया जा रहा है, अंधभक्त बन के रह गए हैं। बिल्कुल बिल्कुल। आज बीजेपी जो है अडानी अंबानी की पार्टी बन के रह गई है। 1% पब्लिक से कोई दिलचस्पी नहीं है हुकूमत को और मरकजी सरकार को। उसके अब राहुल गांधी भी अभी जो है बयान सुन रहा था मैं, आपने भी सुना होगा कि खुल के कहा कि ये पार्टी तो सिर्फ अंबानी और अडानी के जो है भला चाहती है, आम आदमी का भला नहीं चाहती। तो यकीनन ये सोचने की बात है, इसमें कोई शक नहीं। 10 साल के बाद बीजेपी को एक बड़ा झटका लगा कि उसकी तादाद कम हुई और उसको बेसाखियों पे आना पड़ा, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन उसकी साजिशें अब भी जारी हैं। जिस तरीके से वक्फ बिल की बात की जाती है, जिस तरीके से जो है दूसरे मामलात को जो है उछाला जाता है, जिस तरीके से माहौल ख़राब करने की कोशिश की जा रही है आज भी मुसलसल, कभी महाराष्ट्र में तो कभी जो है दिल्ली में, तो कभी इधर तो कभी उधर, जिस तरीके से माहौल ख़राब करने की कोशिश की जा रही है और मुसलसल जो साजिशें जारी हैं वो बहुत ही अलमनाक हैं।
जी जी, बिल्कुल आपने सही कहा है। बहरहाल नाज़रीन, हम यही दुआ कर सकते हैं कि अल्लाह ताला हमारे मुल्क को फ़िरका परस्त दरिंदों से, फ़िरका परस्ती से बचाए और इस चमन को शाद रखे, आबाद रखे, खुशहाल रखे। आमीन हम यही आमीन। दुआ कर सकते हैं और माह रमज़ान मुबारक है और हम यही चाहेंगे कि अल्लाह ताला हमारे मुल्क को सरसब्ज़ व शादाब रखे। तो बहरहाल नाज़रीन, आपको बता दें कि जहाँ तक खबरों का सवाल है तो हम एक ऐसी खबर की तरफ आपको लिए चलते हैं जिसका ताल्लुक़ हैदराबाद से है और पेश तिब से है। निम्स, आप अच्छी तरह जानते हैं, निज़ाम इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस, और निज़ाम इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस में पहली मरतबा, हिंदुस्तान में नहीं बल्कि जुनूबी हिंद में पहली मरतबा एक ऐसा ऑपरेशन किया गया है जिसे हम रोबोटिक किडनी ट्रांसप्लांट कहते हैं। आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि निम्स में यानी निज़ाम इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस में गुर्दों की पेवंदकारी की जाती है और इस सिलसिले में आपको ये बताना भी ज़रूरी है कि अब तक वहाँ पर 2000 से ज़ायद मरीज़ों के गुर्दों की पेवंदकारी की गई है। अब जो ये एडवांस प्रोसीजर अपनाया गया है, ये पहली मरतबा अपनाया गया है। रोबोटिक किडनी ट्रांसप्लांट किया गया है एक 33 साल के मरीज़ पर जो गुर्दों के मर्ज़ के आखिरी मरहले में था, यानी उसके गुर्दे ख़राब हो चुके थे और डॉक्टर्स ने जवाब दे दिया था कि अब ये लास्ट स्टेज पे है और अपनी ज़िंदगी के खात्मे के करीब है। तो बहरहाल क्योंकि इस मरीज़ का जो प्रीवियस ट्रांसप्लांट था वो नाकाम हो गया था, रिजेक्ट हो गया था। गुर्दा जब उसके जिस्म में पेवंदकारी की गई थी गुर्दे की, तो उस गुर्दे ने जिस्म ने उस गुर्दे को कबूल करने से इनकार कर दिया था। तो बहरहाल ये एक इंतहाई पेचीदा कॉम्प्लिकेटेड ऑपरेशन था और ये ऑपरेशन किया गया और कामयाबी से पूरा किया गया और ये खुशी की बात यह है कि उस मरीज़ के गुर्दे फौरी तौर पर काम करना भी शुरू कर दिए हैं। और ये भी आपको बता दूं कि ब्रेंडेड एक शख्स था, उसके गुर्दे हासिल किए गए और इस मरीज़ में पेवंदकारी की गई उन गुर्दों की। इस सिलसिले में आपको बता दूं कि 2025 के इब्तदाई 2.5 माह में बताया जाता है कि निम्स के रीनल ट्रांसप्लांट विंग ने 41 अफराद में गुर्दों की पेवंदकारी की है। सजा साहब जी, यकीनन देखिए, निज़ाम इंस्टीट्यूट ऑफ जो है मेडिकल साइंसेस का ये बहुत बड़ा कारनामा है। जी जी, देखिए, हम देख रहे हैं कि निज़ाम इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस हर गुज़रते वक्त के साथ तरक्की की नई मंजिलें तय कर रहा है। जी जी, और जो है मुल्क भर में एक अपना जो है एक बेहतरीन इलाज के मरकज़ की हैसियत से अपना नाम जो है मतलब है कि अपना उसका नाम पूरे इंडिया में, इंडिया ही नहीं बल्कि बैरून ममालिक भी जो है शोहरत पा चुका है। तो यकीनन ये गुर्दे के रोबोटिक ट्रांसप्लांट की जो तजुर्बा किया गया है, अगर ये कामयाब हो जाता है तो आगे यकीनन गुर्दों की मरीज़ों के लिए ये एक जो है खुशखबरी होगी और जो है गुर्दे के अमराज के इलाज में जो है यकीनन इस अस्पताल को पूरे मुल्क में नुमाया मुकाम हासिल होगा। जी हाँ, 2000 अब तक गुर्दों की पेवंदकारी हो चुकी है। बहरहाल एक और खबर की जानिब लिए चलते हैं। इंटरनेशनल लेवल पर आप देखेंगे कि दहशतगर्दी बड़े ज़ोरों से जारी है और इस सिलसिले में अमेरिका पर इल्ज़ाम आयद किया जा रहा है कि वो दहशतगर्दों की सरपरस्ती कर रहा है। वार अगेंस्ट टेररिज्म यानी दहशतगर्दी के खिलाफ जंग शुरू करने वाला अमेरिका ही ऐसा लगता है कि दहशतगर्दी की सरपरस्ती कर रहा है। मेरी मुराद इसराइल की दहशतगर्दी से है और इसराइल जिस तरह फ़लस्तीनियों के खिलाफ दहशतगर्दी का इर्तिकाब कर रहा है, अमेरिका जिस तरह उसकी ताईद व हिमायत कर रहा है, हथियार से लेकर इमदाद, फौजी इमदाद से लेकर आप देखेंगे कि रकमी इमदाद भी अमेरिका इसराइल की करता जा रहा है और उसे असरी हथियारों से लैस भी कर रहा है। लेकिन इसराइल के बारे में कहा जाता है कि वो किसी का नहीं होता और ना ही वो अमेरिका का होने वाला है। तो बहरहाल अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के जो अजीब गरीब बातें हैं, आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि वो किस तरह की सोच रखते हैं, उनके ख्यालात क्या हैं, उनके हालात क्या हैं। तो बहरहाल इसराइल की तो वो ताईद व हिमायत कर रहे हैं और फ़लस्तीनियों को वो किसी अफ्रीकी मुल्क में बसाने के ख़्वाह हैं। हालांकि आप अंदाज़ा कर सकते हैं फ़लस्तीनी ये चाहते हैं कि वो अर्ज़ मुक़द्दस को इसराइल की शिकंजे से, अमेरिका के शिकंजे से आज़ाद कराएं। तो बहरहाल अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और मुत्तहिदा अरब इमारात के सदर साहिब समूह शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान की टेलीफोन पर बातचीत हुई है, टेलीफोनिक रब्ता हुआ है और जिसमें शेख मोहम्मद ने इसराइल यानी आप एक अंदाज़ा कर सकते हैं कि गज़ा के जो हालात हैं उसके बारे में तशवीश का इजहार किया है
और कहा है कि हालात बहुत ही गंभीर है और इस सिलसिले में सारे आलम अरब इस सूरत हाल पर तशवीश का इजहार करता है। इन दोनों ने कायदीन मशरिक़ वस्ता पर और गज़ा की हालत पर भी तबादला ख्याल किया, लेकिन उसकी तमाम तफसीलात अभी तक नहीं आए। लेकिन हम चाहेंगे कि आप ज़रूर उन तफसीलात को जानें और हमारे प्राइम टाइम जो प्रोग्राम है उसमें भी आप ये देख सकते हैं या हिंदी समाचार में भी आप इस बारे में मालूमात कर सकते हैं, तो मालूमात हासिल कर सकते हैं। तो बहरहाल अब देखना ये है कि शेख मोहम्मद ने वाज़ेह कर दिया कि फ़लस्तीन का जो मसला है वो 2 रियासती हल ही उसका बेहतर हल है। जी सज्जा साहब। देखिए मसला सबसे बड़ा यही है, देखिए अगर हम तारीख उठा के देखें आज से लेके जो है 1967 में जो हुआ, 1948 में जो हुआ, जी जी, 1967 के बाद तो बाज़ाब्ता अक़वाम मुत्तहिदा ने भी जो है इजराइल को तस्लीम कर लिया था। उस वक्त ही कहा गया था कि 2 रियासतें जो है बनेंगी, एक इजराइल और एक फ़लस्तीन। इजराइल ने तस्लीम कर लिया था, फ़लस्तीन ने तस्लीम नहीं किया, क्योंकि तस्लीम नहीं करने की माकूल वजह थी कि फ़लस्तीनी इलाक़ों पे इजराइल ने नाजायज़ कब्ज़ा कर लिया था। तो बहरहाल ये 2 मुल्क की 2 रियासती हल जो है शुरू से जो है चला आ रहा है। यासर अरफ़ात ने तो दो टोक अंदाज में कहा था कि हम 2 रियासती हल को नहीं मानते, और उनकी लड़ाई जो चली है एक लंबे अरसे तक, उसका भी यही मंशा था कि बैतुल मक़दस आज़ाद होगा इजराइल के कब्ज़े से। बैतुल मक़दस की आज़ादी सबसे जो है मेन उनका एजेंडा था। तो आज भी बैतुल मक़दस में इजराइली फ़ौज का कब्ज़ा है, जबकि बैतुल मक़दस को उस ज़माने में कहा गया था कि ये बैनुल अक़वामी निगरानी में चलने वाला शहर होगा, ये ना इजराइल के कब्ज़े में होगा ना फ़लस्तीन के कब्ज़े में होगा, बल्कि अक़वाम मुत्तहिदा की रास निगरानी में होगा। जब ये कह दिया गया था, फ़ैसला हो गया था कि अक़वाम मुत्तहिदा की रास निगरानी में होगा, तो फिर उस इलाके को, मस्जिद अक़सा के इलाके को इजराइली फ़ौज के हवाले क्यों किया गया? आज आप देखिए कितनी अज़ियत की बात है कि मस्जिद अक़सा जहाँ पे इमामुल अंबिया हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम अंबिया की जो है इमामत की थी, जहाँ नमाज़ पढ़ना जो है जिसकी फ़जीलत मस्जिद नबवी और हरम शरीफ और मस्जिद नबवी के बाद सबसे ज़्यादा मुक़द्दस मकाम मुसलमानों के लिए है मस्जिद अक़सा, जहाँ लोग नमाज़ पढ़ने के लिए जाते हैं। तो उन पे कंडीशन लगा दिया गया है कि 55 ईयर से नीचे का आदमी मस्जिद में नमाज नहीं पढ़ेगा। जी जी। और उनकी तलाशी कौन ले रहे हैं? इजराइली फ़ौजी। तो यहाँ चाहे वो अमेरिका हो, चाहे अक़वाम मुत्तहिदा हो, चाहे यूरोप हो, सभी ने मुसलमानों के साथ धोखा किया है, मुसलमानों के पीठ पीछे छुरा घोंपा है, मुसलमानों से दुश्मनी की है, मुसलमानों के ताल्लुक़ से उनका रवैया हमेशा मानदाना रहा है। अब जैसे कि हम ट्रंप ही की बात करेंगे, ट्रंप ने कहा था कि हम किसी को पैसा नहीं देंगे, जी। बहुत हो चुका, अमेरिका ने बहुत पैसा दिया, अब नहीं देंगे, ये ट्रंप के अल्फाज थे। यूक्रेन के सदर को तो उन्होंने दो टोक अंदाज में कह दिया कि हम पैसा नहीं देंगे। फिर उस ट्रंप ने इजराइल को हथियार क्यों भेजे, इजराइल को फ़ंड क्यों भेजे, इजराइल से ये क्यों कहा कि जो है तुम्हारी कार्रवाई में हम तुम्हारे साथ होंगे। फिर ट्रंप की हिदायत के बाद देखिए, जब इजराइल ने जंगबंदी के माहदे के बावजूद खान यूनुस में बमबारी की थी, तो ट्रंप ने ये क्यों कहा कि हमें इस बात का इल्म था कि इजराइल हमला करने जा रहा है। तो ये तो दोगली पॉलिसी है, सारे के सारे अमेरिका सरपरस्ती कर रहा है सर, बिल्कुल सरपरस्ती, खुली सरपरस्ती कर रहा है। इसका मतलब ये है दहशतगर्दी की सरपरस्ती हो रही है, बिल्कुल दहशतगर्दी की नाजायज रियासत की सरपरस्ती हो रही है यहाँ पे। और इंसाफ की तो ये लोग बात करेंगे ही नहीं, ऐसा तो सवाल ही नहीं पैदा होता। इंसानियत की बात नहीं कर रही है, बिल्कुल इंसानियत की ना इंसाफ की बात की जा रही है। बहरहाल नाज़रीन, आपको बता दें कि जहाँ तक खबरों का सवाल है, हमने आपको मुख्तलिफ खबरें आपके सामने रखी हैं, आपको वाकिफ़ भी कराया, लेकिन अफसोस की बात यह है कि फ़लस्तीन में हर रोज़ जिस अंदाज़ में इसराइल दहशतगर्दी का इर्तिकाब कर रहा है, कभी 50 लोग मारे जा रहे हैं, तो कभी 60 लोग मारे जा रहे हैं, कभी 30 लोग भी शहीद हो रहे हैं। इसराइल के ताज़ा तरीन हमलों में बताया जाता है कि मज़ीद 30 फ़लस्तीनियों ने जाम शहादत नोश किया है, जिसमें 7 बच्चे भी शामिल हैं। तो बहरहाल इसी तरह की खबरें लेकर हम हाजिर होते रहेंगे। हाँ, इसी के साथ अपने मेज़बान मोहम्मद रियाज़ अहमद और मेरे साथी सैयद सज्जादुल हसनैन को इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी, फिर बात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, खुदा हाफ़िज़।